तो कहानी है बंगाल की, जहां एक मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार की एक एजेंसी के बीच सीधा सीधा टकराव हो गया है। और इस टकराव ने एक ऐसा सवाल खड़ा कर दिया है जो हमारे लोकतंत्र और संविधान की जड़ों तक को हिला सकता है। चलिए देखते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। अब देखिए, मामला बड़ा सीधा है, पर इसके दो पहलू हैं। एक तरफ से देखें तो लगता है कि ये लोकतंत्र पर हमला है, चुनाव को प्रभावित करने की एक कोशिश। वहीं दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि ये तो सीधे सीधे न्याय में बाधा डालने और भ्रष्टाचार की जांच को रोकने की कोशिश थी। तो फिर आखिर सच है क्या? तो हुआ ये कि 8 जनवरी को सुबह 11:30 बजे ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी टीएमसी की चुनावी रणनीतिकार फर्म आईपीसी के दफ्तर पहुंचते हैं। दोपहर होते होते माहौल एकदम गर्मा जाता है और पिक्चर में एंट्री होती है खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की, जो मौके पर पहुंचकर ईडी टीम से भिड़ जाती हैं। शाम को वो वहां से हार्ड ड्राइव और फाइलें लेकर चली जाती हैं। और इसके बाद तो और भी गजब होता है, बंगाल पुलिस ईडी के अधिकारियों के खिलाफ ही चोरी की एफआईआर दर्ज कर लेती है। सोचिए, एक दिन के अंदर इतना सब कुछ। लेकिन सवाल यह है कि ममता बनर्जी ने ऐसा किया क्यों? उनके पक्ष का कहना है, भाई ये कोई रेड वेड नहीं थी, ये तो चुनाव से ठीक पहले हमारी रणनीति चुराने की एक साजिश थी, और इसको नाम दिया गया बंगाल वाटरगेट का। तो चलिए सबसे पहले इसी साइट की स्टोरी को समझते हैं। अब ये वाटरगेट है क्या चीज? देखिए, ये कहानी है 1972 की, अमेरिका की, जहां तब के राष्ट्रपति निक्सन पर आरोप लगा था कि उन्होंने अपनी विपक्षी पार्टी के दफ्तर से गुप्त फाइलें चुरवाई थी। टीएमसी का इल्जाम यह है कि बंगाल में भी बिल्कुल वही चीज दोहराने की कोशिश हो रही थी। बस फर्क इतना था कि इस बार हथियार थे लैपटॉप्स और हार्ड ड्राइव। ममता बनर्जी का तर्क बिल्कुल साफ था। उन्होंने कहा, ये इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही है, तुम लोग मेरी पार्टी का डेटा चुरा रहे हो। मतलब जांच के बहाने वो सारी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश हो रही थी जो उन्हें अगला चुनाव जितवा सकती थी। ये सिर्फ फाइलों की बात नहीं थी, ये पूरे चुनाव की रणनीति का सवाल था। अब जरा सोचिए, ये डेटा इतना जरूरी क्यों है? ये एक तरह से सोने की खान है। इसमें क्या क्या है? 7 करोड़ वोटरों का पूरा एक्सरे है। कौन किस जाति का है, किसकी क्या परेशानी है, वो किसे वोट दे सकता है। इतना ही नहीं, टीएमसी के कौन से नेता कमजोर पड़ रहे हैं और ममता बनर्जी आगे कौन से बड़े सरप्राइज देने वाली हैं। अब सोचिए, ये जानकारी अगर किसी पॉलिटिकल विरोधी के हाथ लग जाए तो क्या हो सकता है? ये तो जीता जिताया गेम पलट सकती है। तो ये तो हुई एक साइड की कहानी, लेकिन ईडी इस पर क्या कहती है? उनकी स्टोरी इससे बिल्कुल अलग है। उनके लिए मामला डेटा का है ही नहीं, मामला है पैसे का, काले धन का। चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू भी देख लेते हैं। देखिए, राजनीति चलती है पैसे से, और कुछ सर्कल्स में इसे विटामिन एम भी कहते हैं। और ईडी का पूरा केस इसी विटामिन एम पर टिका है। उनका कहना है कि ये रेड डेटा के लिए नहीं, बल्कि इस पैसे की सप्लाई लाइन काटने के लिए थी, जो किसी भी चुनाव का असली ईंधन होता है। तो ईडी का आरोप क्या है? बहुत सिंपल है। उनके मुताबिक 3 स्टेप में काम होता था। स्टेप 1, पुराने घोटालों से काला धन आता है। स्टेप 2, इस पैसे को आईपैक जैसी कंपनी को कंसल्टेंसी फीस के नाम पे दे दिया जाता है। और स्टेप 3, यही पैसा अब साफ सुथरा होकर वापस टीएमसी के इलेक्शन कैंपेन में लग जाता है। लेकिन कुछ एनालिस्ट्स का मानना है कि ये मामला सिर्फ पैसे का नहीं है, इसके पीछे एक बड़ी स्ट्रैटेजी है। स्ट्रैटेजी ये है कि इलेक्शन से ठीक पहले टीएमसी की पूरी कैंपेन मशीन को ही पैरालाइज कर दो, उनके बैंक अकाउंट्स फ्रीज कर दो, उनके ज़मीनी काम रोक दो, एक तरह से उनकी फाइनेंशियल और स्ट्रेटेजिक दोनों सप्लाई लाइंस काट दो। तो अब हमारे पास 2 कहानियां हैं, एक तरफ डेटा चोरी का इल्जाम, दूसरी तरफ काले धन की जांच। लेकिन इससे पहले कि कोई फैसला लिया जाए, थोड़ा पीछे हटकर पूरी पिक्चर को देखना जरूरी है, क्योंकि सच कहा जाए तो इस कहानी में कोई भी पूरी तरह से साफ सुथरा नहीं है। देखिए, एक ही इंसिडेंट है, लेकिन इसके 2 वर्जन हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। टीएमसी कहती है ये डिजिटल रॉबरी है, उनकी इलेक्शन स्ट्रैटेजी चुराने की कोशिश। वहीं ईडी कहती है कि ये करप्शन की जांच है, काले धन को रोकने की कोशिश। एक घटना, 2 बिल्कुल अलग अलग सच्चाइयां। अब देखिए, टीएमसी की तरफ देखें तो उनका रिकॉर्ड भी बेदाग नहीं है। हम ये कैसे भूल सकते हैं कि उनके एक पूर्व मंत्री पार्थ चैटर्जी के घर से 50 करोड़ रुपए कैश मिले थे। 50 करोड़! तो करप्शन के आरोप पार्टी पर कोई नए नहीं हैं। लेकिन फिर आता है सिक्के का दूसरा पहलू। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 10 साल में ईडी ने जितने भी पॉलिटिशियंस पे रेड की हैं, उसमें से 95%
जी हां, 95% विपक्ष के नेता थे। अब ये नंबर देखकर ईडी की निष्पक्षता पर सवाल उठना तो लाजमी। और इसी वजह से एक आरोप लगता है, वॉशिंग मशीन का आरोप। इसका सबसे बड़ा उदाहरण सुवेंदु अधिकारी। जब तक टीएमसी में थे, उन पर जांच चल रही थी। जैसे ही उन्होंने पार्टी बदली और बीजेपी ज्वाइन की, केस शांत हो गया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर बंगाल में ही इतना सब कुछ क्यों हो रहा है? क्योंकि ये सिर्फ एक स्टेट इलेक्शन की बात नहीं है। दोनों ही साइड के लिए ये एक तरह से करो या मरो की लड़ाई बन चुकी है। आखिर दांव पर लगा क्या है? बीजेपी के लिए बंगाल जीतना उनके नेशनल एक्सपेंशन प्लान के लिए बहुत जरूरी है। वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी के लिए बंगाल उनका सब कुछ है। ये उनका आखिरी गढ़ है। अगर ये हाथ से गया तो उनका पॉलिटिकल सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। तो एक तरफ प्रतिष्ठा है, दूसरी तरफ अस्तित्व, और इसलिए हारने का ऑप्शन किसी के पास नहीं है। तो हमने दोनों तरफ के तर्क देखे, उनके दावे देखे और इस मामले की जटिलता को भी समझा। अब हम वापस उसी सवाल पर आते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी कि क्या ये एक मुख्यमंत्री थीं जो लोकतंत्र को एक डेटा डकैती से बचा रही थीं, या फिर वो एक ऐसी राजनेता थीं जो भ्रष्टाचार के सबूत मिटाने के लिए एक जांच में रुकावट डाल रही थीं? सच क्या है, डेटा की चोरी या सबूतों का विनाश? शायद इसका जवाब इन दो